फायर ट्रक रोबोट वाला। सुंदरपुर नगर में योगेश नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहता था। योगेश सरकार के खुफिया विभाग में काम करता था। वो रोज रोज अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते रहता, लेकिन उसमें से बहुत कम ही सक्सेस होते थे। कभी कभी दूसरे साइंटिस्ट के जान पर भी बनाता। इस कारण उसे विभाग से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, जिससे दुखी होकर योगेश घर जाता है और कहता है, इन लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा और इनको दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनकर दिखाऊंगा। अपने एक्सपेरिमेंट के दम में दुनिया में राज करूंगा। आज से डॉक्टर योगेश मर गया और डॉक्टर जैकल पैदा हो गया। ऐसा बोल के डॉक्टर जैकल बीच जंगल के बीच एक बहुत बड़ा लैब बनाता है और अपना एक्सपेरिमेंट चालू करता है और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा सा रोबोट्स बना लेता है। अब इस रोबोट से इतना तबाही फैलाऊंगा कि लोगों की रूह तक कांप जाए। उसके बाद डॉक्टर जैकल अपने रोबोट को सुंदरपुर में तबाही मचाने के लिए भेजता है। वो दोनों रोबोट सुंदरपुर पहुंचते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। लोगों के घर जला देते हैं, कई लोगों के घर तोड़ देते हैं। वहाँ के सभी वाहनों को वो तबाह कर देते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। उन रोबोट के सामने जो कुछ भी आता उसे वो तबाह करते जाते और कुछ समय में सुंदरपुर आधा बर्बाद हो जाता है और कुछ देर बाद रोबोट वापस चले जाते हैं। उन रोबोट के तबाही में राजू नाम के एक आदमी का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद राजू एक मंदिर पर अपना सर पटक पटक के रोता रहता है। हे भगवान, आपने ये अच्छा नहीं किया। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन रोबोट्स ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला? और जब मरना ही था तो मुझे क्यों बचा लिया? मुझे क्यों नहीं मार डाला भगवान? मुझे क्यों नहीं मार डाला? और फिर से कहता है, भगवान कुछ तो बोलिए भगवान, नहीं तो मैं अपना सर पटक पटक कर यही अपनी जान दे दूंगा भगवान। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, राजू उठो बेटा, पीछे देखो। राजू पीछे देखता है तो वहाँ एक साधु बाबा होते हैं। उसे देख राजू कहता है, बाबा देखो ना, भगवान मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और जब तक जवाब नहीं देंगे मैं अपना सर पटकता ही रहूंगा। मैं तेरा दुख समझता हूँ बेटा, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ भगवान खुद नहीं आ सकते। वो हमेशा किसी ना किसी को मदद के लिए भेजते हैं। तो बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? राजू अपनी पूरी बात और सभी गांव की समस्या के बारे में बता देता है। साधु बाबा कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ जिससे तुम उन शैतानी रोबोट से अपना और अपने परिवार का बदला ले सकते हो। ऐसा बोलकर साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर राजू मंदिर से घर के ओर निकलता है। तभी राजू को रास्ते में रोबोट्स के द्वारा बर्बाद किए हुए काफी सारी गाड़ियां दिखाई देती है। राजू उसे देख कहता है, उस रोबोट्स ने ये क्या हाल कर दिया पूरे गांव का, सभी गाड़ियों को तबाह कर दिया है। उन गाड़ियों को देखते ही राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, क्यों ना मैं इन सब खराब गाड़ियों और बाबा के वरदान से कुछ बनाऊं जिससे उन रोबोट से बदला ले सकूं। राजू बाबा द्वारा दिए वरदान और पास के सभी गाड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक बहुत बड़ा हाईटेक फायर ट्रक बनाता है, जिसमें बड़े बड़े हथियार लगे होते हैं और तेजी से चलने के लिए उसमें बड़े बड़े जेट इंजन लगाता है। वाह, ये हुई ना बात। अब देखता हूँ उन रोबोट्स को जिसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। फिर दूसरे दिन राजू फायर ट्रक में बैठकर उन रोबोट्स के तलाश में निकलता है और तलाश करते करते वो जंगल पहुंचता है। तभी वो देखता है कि वो दोनों रोबोट्स सामने से आते रहते हैं। राजू जल्दी से उसके पास जाता है और जोर से बोलता है, तुम लोगों ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर राजू उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो रोबोट्स जंप करके बच जाते हैं। राजू उन पर एक के बाद एक फायर करता है, लेकिन वो बचते रहते हैं। फिर दोनों रोबोट मौका देखकर राजू के ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और दोनों फिर मिलकर फायर ट्रक को तोड़ देते हैं। लेकिन वो फायर ट्रक अपने आप फिर से जुड़ जाता है। अंदर बैठा राजू कहता है, इस फायर ट्रक से कुछ नहीं हो रहा है, इसको और बड़ा करता हूँ। और राजू जैसे ही एक स्विच दबाता है, वो फायर ट्रक बड़ा हो जाता है और फिर हमला करता है। रोबोट्स भी उस ट्रक पर हमला करते हैं। बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है। रोबोट की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अटक जाते हैं। फिर राजू जोरों से फायर ट्रक को उन पे जंप करवाता है और दोनों रोबोट को तोड़ देता है। फिर राजू नीचे उतरकर उनको देखने जाता है।
अब मेरे कलेजे को ठंडक मिली, लेकिन ये रोबोट्स आए कहां से, मुझे ये पता करना है। राजू उन रोबोट्स के निशान को पीछा करते हुए डॉक्टर जैकल के लैब के पास पहुंचता है। अरे ये बिल्डिंग कब बन गई? लगता है ये रोबोट्स यहीं से आए होंगे। राजू छुप के अंदर जाके देखता है तो वहाँ डॉक्टर जैकल बड़े बड़े रोबोट बना रहा होता है। वो डॉक्टर चिल्लाते हुए उससे कहता रहता है, डॉक्टर जैकल जल्दी इस दुनिया में राज करेगा। राजू उसे देखता है और कहता है, तो ये रोबोट्स इसने भेजे थे। मुझे जल्दी से इस डॉक्टर को और इसके लैब को तबाह करना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। फिर राजू जल्दी से फायर ट्रक में जाके बैठता है और तुरंत लैब के बाहर आता है और फायर ट्रक से हमला करता है, जिससे कुछ देर में ही पूरा लैब जल के खाक हो जाता है। अब ना रही बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा बोलकर राजू वहाँ से गांव की ओर निकल जाता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। उड़ती सवार री ऑटो। गोरखपुर नाम के गांव में कबीर नाम का एक ऑटो वाला रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। उसी गांव में सुधीर नामक एक युवक रहता था जो कुछ भी कामकाज नहीं करता था और पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन सुधीर ने ऑटो रोककर कहा, ऑटो ऑटो अस्पताल चलोगे क्या? हाँ हाँ चलूंगा, 200 रुपए होंगे। ठीक है दे दूंगा, लेकिन मेरे पास नोट नहीं है, मैं तुम्हें गूगल पे कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे नंबर पे कर देना। कबीर सुधीर को गूगल पे करने के लिए कहता है। ये लो गूगल पे। ऐसा कहकर वो एक चित्र गूगल पे स्टिकर दिखाता है। अरे मैंने कहा गूगल पे करने के लिए, ये स्टिकर क्यों दिखा रहे हो? हाँ मेरे पास ये गूगल पे का स्टिकर ही तो है। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो इधर उधर देखता रहता है। इतने में उसकी नजर अस्पताल के बोर्ड पर पड़ती है। तभी जाकर उसे पता चलता है कि ये अस्पताल पागलों का अस्पताल है। वो बिना कुछ कहे सुधीर को अंदर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसे ऑटो में एक बैग दिखाई देता है। वो उस बैग को खोलकर देखता है। इतने में ही वो बैग आवाज करते हुए फूट जाता है। कबीर थोड़ी दूर जाकर गिरता है। उसका चेहरा पूरा काला हो चुका था। इस बैग में तो बम था, शायद उसी बेवकूफ ने रखा होगा। कुछ दिनों के बाद कबीर ऑटो ना रहने के कारण उदास होकर बैठा रहता है। तभी उस ओर एक महर्षि आते हैं। कबीर अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताता है। तब वो ऋषि कबीर को एक उड़ने वाला ऑटो प्रदान करते हैं। कबीर उस ऑटो में लोगों को बैठाकर ज्यादा पैसे कमाने लगा। ये ऑटो की खास बात थी कि कोई भी गुनाहगार उसमें बैठ जाता है तो वो ऑटो गोल गोल घूमकर उनको नीचे गिरा देता। एक दिन उस ऑटो में एक शराबी बैठता है तो ऑटो उसे गोल गोल घुमाकर नीचे गिरा देता है। एक चोर भागते हुए चोरी का बैग लेकर ही उसमें बैठता है। तब भी ऑटो उसे गोल गोल घुमाकर भगा देता है। कबीर इस तरह ऑटो से सबकी सहायता करता रहता है। इस तरह कबीर का अच्छा नाम हो जाता है। सारे गांव वाले उस उड़ने वाले ऑटो के बारे में चर्चा करने लगे और सभी लोगों को वो ऑटो बहुत पसंद आया। एक दिन दो व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। अरे कबीर भाई की ऑटो में बैठेंगे तो हवा में सैर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी मंजिल तक तुरंत ही पहुंच सकते हैं। इस तरह सभी लोग कबीर के ऑटो में बैठना चाहते थे। कबीर की कमाई भी अच्छी हो जाती है। अब कबीर के पास बहुत पैसा आने लगता है। इस तरह उसका घमंड भी बढ़ जाता है और वो मेहनत करना छोड़ देता है।
कुछ दिनों बाद एक दिन कबीर अपने ऑटो में बैठकर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑटो नहीं उड़ता। कबीर की आंखें खुलती हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है। हे ऋषिवर, आप कहाँ हैं? मुझे इस संकट से निकालिए। इतने में ऋषि आते हैं। मेरे ऑटो को क्या हुआ? ये हवा में क्यों नहीं चल रहा? तुम इन दिनों बहुत ही घमंडी और आलसी हो गए हो। ऑटो तुम्हारी मेहनत और अच्छे गुणों के कारण दिया गया है। तुम इन अच्छे गुणों को छोड़कर और पैसों के घमंड में आ गए, इसलिए मैंने इस ऑटो की शक्ति वापस ले ली। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अक्ल घास चरने चली गई थी। आसानी से पैसे हाथ में आ जाने के कारण मैं मेहनत करना भूल गया हूँ। अभी मुझे ये उड़ने वाला चमत्कारी ऑटो नहीं चाहिए। मैं पहले की तरह अपनी मेहनत पर ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। बेटा, हमेशा मेहनत करने वालों की ही भगवान सहायता करते हैं। तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए मैं तुम्हें ऑटो की उड़ने की शक्ति फिर से प्रदान करता हूँ। ये कहकर वो वहां से चले गए। उस दिन से कबीर मेहनत से काम करते हुए सुखी जीवन बिताता है। मेहनत करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।